हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज से पहले हमने ये होम रूल आंदोलन कर लिया, जिसमें तिलक जी के बारे में काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है और एनी बेसेंट के बारे में भी किया गया है। पूरा होम रूल का आंदोलन अच्छे से किया गया है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये सब क्रांतिकारी क्यों हो रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसका मेन कारण क्या था क्रांतिकारी का। अगर देखें कि जैसे शासकों के दिलों में आतंक पैदा करना, जनता में जागृति लाना और उनके मन से सत्ता का डर ख़त्म करना, यानी अंग्रेज़ों का जो डर है भारतीयों के अंदर वो ख़त्म करना, उसकी सत्ता को ख़त्म करना, क्रांतिकारी का मेन उद्देश्य यही है। जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य के बारे में देखें तो कुछ मुख्य बातें निकल के आएंगी। जैसे कानूनी व्यवस्था को चुनौती देना, ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देना और ब्रिटिश अधिकारियों के कामकाज में बाधा उत्पन्न करना, ब्रिटिश सरकार के शोषण और अत्याचार का विरोध करना, जनता में राष्ट्रवाद की भावना का प्रयास करना, हिंसक गतिविधियों के बल पर स्वशासन की प्राप्ति करना। किस पे? हिंसक गतिविधियों पे। ये क्रांतिकारी का मतलब मुख्य बातों में से आएगा। और क्यों शुरू हुआ, अगर इसको देखें कि क्रांतिकारी उग्रवाद क्यों शुरू हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का पतन हो गया। उस समय युवाओं को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजों को बलपूर्वक ही खदेड़ना होगा। विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन के पतन के बाद जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे वो जब सब पतन हो गया, युवाओं में राष्ट्रवादी का उत्साह को दिशा देने के लिए कोई शांतिपूर्ण मार्ग नहीं मिला। जब कोई भी मतलब आश्वासन नहीं मिला तो इन लोगों ने क्रांति का रूप धारण करना शुरू कर दिया। देन कुछ इसमें से घटनाएं निकल के आएंगी, उस घटनाओं को देखें। तो घटनाओं को अगर देखें तो इसमें है पहली घटना, जैसे चापेकर बंधु। आप जानते ही हैं कि चापेकर बंधु में दोनों भाई आते हैं, दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। महाराष्ट्र के क्षेत्र में आते थे, तिलक के शिष्य थे। महाराष्ट्र के क्षेत्र में आते थे, तिलक जी के शिष्य थे चापेकर बंधु। तो इसलिए तिलक जी को बार बार मतलब वो उग्रवादी कहा जाता था। पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना करी थी तिलक जी ने और चापेकर बंधु वगैरह मिलके। 1897 में उन्होंने पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड और ले आयर्स्ट की हत्या कर दी। भारत का पहला राजनीतिक हत्या था। किसका? रैंड का और आयर्स का। ये राजनीतिक हत्या है। ये भारत का पहला राजनीतिक हत्या था। अगर देखें तो मित्र मेला की अगर हम बात करें तो मित्र मेला 1899 में नासिक में हुआ। क्रांतिकारी संगठन है और नासिक मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में है। और क्रांतिकारी संगठन है मित्र मेला, जो कि 1899 में बना। और इसी को आगे करके अभिनव भारत कर दिया गया, अभिनव 1904 में। तो इसके संस्थापक अगर देखें तो विनायक दामोदर सावरकर है ना, बीडी सावरकर थे और गणेश सावरकर थे। बीडी सावरकर और गणेश सावरकर। ये भी जो अभिनव भारत हुआ, तो अभिनव ये भी क्रांतिकारी संगठन 1904 में हुआ। नासिक में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसका स्थापना किया गया। मेजनी के इटली में, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था ना, मेजनी, जोसेफ मेजनी के द्वारा इटली में जो तरुण इटली यानी कि यंग इटली जो डेवलप हुआ था, वहाँ पे संस्था बनी थी, वो भी क्रांतिकारी संगठन था। की स्थापना इसी से प्रेरणा होकर अभिनव भारत की स्थापना हुआ। यानी अभिनव भारत की स्थापना भी मेजनी के यंग, आई थिंक वो 1813-1830 के आसपास उसका समय था मेजनी का, जो कि इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ल्ड हिस्ट्री के है, आई थिंक 9th या 10th में होगा। संस्थापक की बात करें तो बस रामोसी किसान सेना 1874 में हुआ। संस्थापक वासुदेव बलवंत फड़के। बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी संगठन और घटनाएं। अनुशीलन समिति
बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1902 में। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कब हुई थी? 1902 में। और जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। इसी संस्था ने शुरू की थी कलकत्ता में। कौन सी संस्था? अनुशीलन, यानी अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत करी थी। प्रथम नाथ मित्र इसके संस्थापक थे। सतीश चंद्र बसु संस्थापक सदस्यों में थे और अन्य सदस्य थे वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष आप जानते ही हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, तो पुदुचेरी में ओरोविलो आश्रम डेवलप किया इन्होंने। अनुशीलन समिति में अगर देखें, इसका पत्र का नाम था युगांतर। तो अनुशीलन समिति के द्वारा कौन सा पत्र जारी किया जाता था? युगांतर। संपादक थे वारिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर आप जानते ही हैं कलकत्ता में। तो कलकत्ता में ये सब स्थापना शुरू हो रहा है। और ढाका अनुशीलन की अगर बात करें तो ढाका अनुशीलन में देखें 1905 में जब बंग भंग की बात हो रही थी, मतलब बंगाल को जब विभाजन किया गया था 1905 में करजन के द्वारा, तो उसमें पुलिन बिहारी दास संस्थापक बने थे ढाका अनुशीलन समिति। और बिहार में अनुशीलन समिति जब चली थी 1913 में, तो उसमें सचिंद्र नाथ सान्याल ये संस्थापक थे। तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे। अनुशीलन का मतलब ये हो कि क्रांतिकारियों के अनुशीलन करना, उसका अनुपालन करना। मुजफ्फरपुर बम कांड अब 1908 में देखेंगे। यही सब धीरे धीरे अब कांड होना शुरू हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी थे द्वारा मुजफ्फरपुर के सेशन जज, जो जिला जज होते थे, सेशन जज जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया 30 अप्रैल 1908 को। उनकी बग्गी पर बम फेंका गया, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गए। देन हुआ क्या कि वकील थे, ब्रिटिश वकील थे पिंगले कैनेडी। उनकी पत्नी और पुत्री की हत्या हो गई बम में, मतलब बग्गी पे। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी को पूसा स्थित बैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों को पूसा स्थित वैनी रेलवे स्टेशन, जिस स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया है, उन्हीं के नाम पे हो गया खुदीराम बोस स्टेशन, से गिरफ्तार किया गया है। और चाकी यानी कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और बोस को फांसी हुआ 11 अगस्त 1908 को। ठीक है। और ये घटना कब हुई थी? 30 अप्रैल 1908, यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने बाद इनका अगस्त में 11 अगस्त 1985 में। और फांसी जो अंग्रेजों की रजिस्ट्री है, जिसमें उम्र 15 वर्ष थी, और ये पहली क्रांतिकारी फांसी थी जो कि सबसे छोटी उम्र में। खुदीराम बोस 15 वर्ष, कहीं 16 वर्ष 17 महीने किया जाता है, मतलब कहीं 16 वर्ष समथिंग किया जाता है, कहीं 15 वर्ष लिखा हुआ है। देन अलीपुर षड्यंत्र के बारे में हम जानते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या हुआ? सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे। और अलीपुर षड्यंत्र केस में अगर देखें तो मुरारी पुकुर षड्यंत्र भी कहते हैं। मुरारी पुकुर षड्यंत्र भी कहते हैं, या अलीपुर षड्यंत्र कहते हैं। इसमें मणिक टोला बम कांड था। मणिक टोला बम कांड के तर्ज पे ये हुआ था, जिसमें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के जुर्माने, यानी बिना लाइसेंस के हथियार रखने के जुर्म में वारिंद्र कुमार घोष को उम्र कैद की सजा कर दी गई। यानी कि वारिंद्र कुमार घोष जब बिना लाइसेंस के हथियार लेके इधर उधर घटना कर रहे थे तो उम्र कैद की सजा हो गई थी। ये 1908 की बात हो रही है। करजन के बाद कौन बना था? आप देखिए, सोचिए। बिना लाइसेंस के हथियार के जुर्म में हो गया था। अरविंद कुमार घोष की गिरफ्तारी हुई, 6 माह का कारावास हुआ। अच्छा, वारिंद्र कुमार घोष को उम्र कैद मिला, और वारिंद्र कुमार
वारेंद्र कुमार घोष अलग हैं, अरविंदो घोष अलग हैं। अरविंदो घोष को 6 माह की कारावास हुई और पांडिचेरी में ये बाद में जाके ओरोविलो आश्रम बना लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्रांतिकारी छोड़ दिए और संत बन गए। हावड़ा षड्यंत्र की बात करें 1910 में हुआ। ये मतलब क्रांतिकारी संगठन जैसे 1902, 1905, 1908, 1906 धीरे धीरे क्रांतिकारी चल रहा है अभी। तो हावड़ा में जतीन्द्र नाथ दास, जिनको बाघा जतीन भी कहते हैं, बाघा जतीन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, जतीन्द्र नाथ दास। हावड़ा षड्यंत्र केस में 1910 में इनका रोल ज़्यादा है। तत्कालीन एसपी की हत्या कर दी थी, तत्कालीन एसपी जो भी थे उनकी हत्या कर दिए थे इन्होंने। दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करें तो 23 दिसंबर 1912 यानी कि बंग भंग आंदोलन को रद्द कर दिया गया है। बंग भंग को, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया इस समय तक, क्योंकि आप जानते हैं 1911 में आए थे जॉर्ज पंचम और उन्होंने इसको रद्द कर दिया था, जिसका विरोध मुस्लिमों ने बहुत ज़्यादा किया। मुस्लिमों ने और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। रास बिहारी बोस और सचिन दास सान्याल ने 23 दिसंबर 1912 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग इस समय थे के ऊपर चांदनी चौक में बम से हमला किया। हार्डिंग घायल हो गए, मरे नहीं, बच गए। परिणाम क्या हुआ? वसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद्र और अवध बिहारी और वसंत कुमार विश्वास पर दोष सिद्ध हो जाता है। बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस की थी, मतलब कि मस्तिष्क की उपज थी। रास बिहारी बोस ने ही प्लान बनाया था बम फेंकने का कि लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ा देंगे, जबकि बम बसंत विश्वास ने, यानी बम फेंकने का काम बसंत विश्वास ने किया और प्लान बनाया था रास बिहारी बोस ने। ठीक है। मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस यूएस से भाग जाते हैं। इनको रास बिहारी बोस को मास्टरमाइंड भी कहते हैं। तो मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस यूएस से भाग जाते हैं उस समय, जबकि उपरोक्त तीनों को फांसी दे दी जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सब कांड चल रहा है इस समय। आगे अगर देखें तो लॉर्ड हार्डिंग वाला जो चांदनी चौक पे बम कांड था, उसमें उसको दिल्ली षड्यंत्र कहते हैं। 23 दिसंबर 1912 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। चांदनी चौक प्लेस था जो कि ठीक लाल किला के पहले है। और जिसे हार्डिंग सेकंड घायल हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। बसंत कुमार विश्वास को नाम याद रखना है, अमीर चंद को याद रखना है, अवध बिहारी को याद करना है। ठीक है। बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, जबकि बम फेंका था किसने? बसंत विश्वास ने। रास बिहारी बोस यूएस से भाग जाते हैं और बाकी तीनों को फांसी हो जाती है। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में क्रांतिकारी षड्यंत्र की अगर बात करें तो पंजाब में शुरू करने का श्रेय जतीन्द्र मोहन चटर्जी को पंजाब में शुरू करने की बात जाती है। इन्होंने 1904 में सहारनपुर याद है ना? सहारनपुर में जो कौन सा कांड हुआ था? सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन चल रही थी, काकोरी कांड। यस। तो पंजाब में क्रांतिकारी षड्यंत्र 1904 की बात करें, सहारनपुर से भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त क्रांतिकारी, भारत माता सोसाइटी, देखिए नाम आ गया एक इम्पोर्टेंट नाम, भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त क्रांति के संगठन की स्थापना हुई थी 1904 में। कहाँ पे? सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी छोर है, जो कि शिमला से टच करता है। शिमला मतलब कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश से टच करता है। संगठन की स्थापना की थी। कौन संगठन? भारत माता सोसाइटी। ठीक है। किसने शुरू किया था? जतीन्द्र मोहन चटर्जी, जो कि पंजाब की बात करें। उस समय हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बैठे थे ना। ये तो जब ये 1956 का जब राज्य अधिनियम आया, जब 1956 आया राज्य अधिनियम का, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तब न धीरे धीरे छोटे छोटे कई सारे राज्य बने। नहीं तो ये सब
इकट्ठे एरिया में आते थे। तो उस समय जो ये सहारनपुर यूपी का उत्तरी छोर जो कि हिमाचल से जुड़ा हुआ है वो पंजाब में एरिया आता था। तो इसलिए पंजाब में क्रांतिकारी षड्यंत्र की बात हो रही है। और पंजाब में क्रांतिकारी षड्यंत्र किसने किया? जतिंद्र मोहन चटर्जी। 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया। अब आइए गदर पार्टी, थोड़ा सा झलक, जबकि गदर पार्टी को आगे भी कवर किया जाएगा। 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में पड़ता है, पत्रिका इन्होंने चलाया था गदर, जो कि पहली पत्रिका उर्दू में थी, बाद में इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह भकना। मोहन सिंह भकना का बहुत सारा नाम आता है। रास बिहारी बोस को आप जानते हैं, लाला हरदयाल को जान ही रहे हैं। रास बिहारी बोस ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट की स्थापना भी करी थी। इंडियन इंडिपेंडेंट या इंडियन लीग है ना, इंडियन लीग बोले या इंडियन इंडिपेंडेंट की स्थापना करी थी किसने? 1942 में रास बिहारी बोस ने। तो गदर पार्टी के संस्थापक में अगर नाम देखें तो लाला हरदयाल हैं, रास बिहारी बोस हैं और मोहन सिंह भकना। इन तीनों में से कोई भी हो जाए तो ये संस्थापक सदस्य हैं। अब आते हैं इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी में 1905 की बात करें लंदन में, इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में चल रहा है। इसके फाउंडर हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी चलाते हैं 1905 में, जब हमारा बंगाल विभाजन हो रहा है कर्जन के माध्यम से। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और लंदन में इंडियन हाउस हॉस्टल की स्थापना की। लंदन में इंडियन हाउस हॉस्टल की स्थापना किया था। इंडियन हाउस हॉस्टल की स्थापना कहाँ हो रही है? लंदन में। और हम ब्रिटिश से ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा कर्जन वायली की हत्या कर दी, जिसके बाद इनको फांसी हुआ 17 अगस्त 1909 को ही। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। ये कई बार हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आता है इसका, कर्जन वायली की हत्या किसने करी थी? मदन लाल ढींगरा ने। कब किया था? 1909 में। और ये इसी इंडियन हाउस हॉस्टल की स्थापना के ही सदस्य थे इनके। देन आगे क्या हुआ? मैडम भीखाजी कामा के बारे में आप जानते हैं। मैडम भीखाजी कामा को किस नाम से जाना जाता है बताइए? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीखाजी कामा, भारतीय क्रांतिकारी की माँ या माता। पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए जनमत का निर्माण किया। पेरिस में, फ्रांस में इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जनमत का निर्माण किया। 1907 में स्टुटगार्ड, जर्मनी में जो पड़ता है, स्टुटगार्ड प्लेस है, उस जर्मनी में इन्होंने भारत माता का यानी भारत का झंडा फहराया। तो भारत का झंडा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ड, जर्मनी में। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के माध्यम से, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत भी करी इन्होंने, यानी मैडम भीखाजी कामा, जो कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहलाती हैं। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत करी थी इन्होंने, वंदे मातरम पत्रिका। जबकि वंदे मातरम पत्रिका कई लोगों ने कई जगह से अलग अलग, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, लंदन में, कई जगह किया लोगों ने। सर्कुलर या आज़ादी की अगर बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मैडम भीखाजी कामा में क्या इम्पोर्टेंट है? मैडम भीखाजी कामा भारतीय क्रांतिकारी की माँ कही जाती हैं। इन्होंने भारत का झंडा फहराया था 1907 में स्टुटगार्ड, जो कि जर्मनी में पड़ता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर्कुलर या आज़ादी की बात करें तो 1907 में ये भी पश्चिमी तट पर राजनीतिक रूप से निर्वासित क्रांतिकारी रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आज़ादी नामक पत्रिका की शुरुआत किया था, जो कि निर्वासित हो गए थे
पश्चिमी तट पर राजनीतिक रूप से निर्वासित क्रांतिकारी। एक सेकेंड जस्ट। सर्कुलर आज़ादी के बारे में हमने पढ़ लिया। रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आज़ादी नामक पत्रिका शुरू की थी, जो कि निर्वासित हो गए थे, राजनीतिक रूप से निर्वासित हुए थे। फ्री हिंदुस्तान की बात करें तो महान राष्ट्रवादी तारकनाथ ने बैरकपुर में शुरू की थी। वैंकूवर आई थिंक यूएस में पड़ता है। वैंकूवर में शुरुआत करी थी महान राष्ट्रवादी तारकनाथ ने वैंकूवर में शुरू की थी फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान नामक आई थिंक पत्रिका था या फिर संस्था था, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बाद में कंफर्म करूँगा। अफ़गानिस्तान से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की शुरुआत हुई थी। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की शुरुआत हुई थी अफ़गानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर अभी यूपी में वो कोई यूनिवर्सिटी चल रही है ना, यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, के द्वारा की गई थी। तो राजा महेंद्र प्रताप ने अफ़गानिस्तान में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की शुरुआत की थी, क्रांतिकारी संगठन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1914 के आसपास की बात हो रही है, इन्होंने अफ़गानिस्तान में समानांतर सरकार का गठन किया। इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट बने, जबकि बरकतुल्ला को पीएम बनाया गया था, यानी बरकतुल्ला पीएम बने थे, राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट बने थे। सरकार में पीएम और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं ना, तो ये हुआ। देन आगे लास्ट टॉपिक कामागाटा मारू प्रकरण। आप जानते हैं कामागाटा मारू प्रकरण क्या होता है। यह घटना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। कामागाटा मारू एक जहाज़ था जिसे बाबा गुरुदत्त या गुरुदीप्त, तो गुरुदत्त हो या गुरुदीप्त हो, यही दोनों नाम है और कुछ नहीं, ने भाड़े पर लिया था, जो कि बहुत सारा इसके पीछे कांड है, आगे करेंगे कवर। तो कामागाटा मारू एक प्रकरण है, क्या है, एक जहाज़ है जो कि बाबा गुरुदत्त, यही पूछा जाता है कि किसने भाड़े पे ले गया था, भाड़े पे लेके उसमें आई थिंक 300 सैनिक थे, उसमें 300 लोग थे और व्यापार के माध्यम से ये हुआ था, व्यापारी भरे हुए थे उसमें। तो अब हम करने जा रहे हैं इसके बाद करेंगे गांधी युग आ गया, नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, रिवाइज करते रहिए और सुनते रहिए। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है और ये कई सारी क्लासेस को समेट लेते हैं आधे घंटे के अंदर। 2-3 क्लास मतलब कवर हो जाती है, क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं तो काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, टाइम टेकिंग होता है। और देखिए आधे घंटे के अंदर यानी लगभग 22-23 मिनट के अंदर हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास को कवर किया था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।